नमस्कार दोस्तों। हमारा सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है। हम लोग तीसरी यूनिट हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर चल रही है और हम लोगों ने अभी तक जितना भी देखा या जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये जो पर्पज़ है आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन, मेन मोटो क्या है उसका या पर्पज़ क्या है उसका पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। जैसा कि हमने देखा पहली यूनिट में कि चूँकि सब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, तो इसमें जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो कई सारी लैंग्वेजेज़ हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करती हैं। सी प्लस प्लस है आपका, जावा है आपका, पाइथन है आपका। लेकिन अगर हम कहें कि सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करती है, लेकिन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कही जाती। लेकिन जावा आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। दोस्तों, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का जो हमारा मकसद है कि किस तरीके से हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू जो कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता हो और एररलेस सॉफ्टवेयर हो। ये सब करने के लिए या डेवलप करने के लिए हमने देखा कि किस तरीके से हम पहले जो कि हमारी पहली यूनिट थी, हमने उस पहली यूनिट में देखा कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स कौन-कौन से हैं, किस तरीके से वो मैनेज मतलब कि अलग-अलग कॉन्सेप्ट कौन-कौन से हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या-क्या हैं। आपका हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट क्लास, मैसेजिंग, डाटा डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी पर्टिकुलर इस फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो एक तरीके से वो ये बताने की हमारी कोशिश थी कि चूँकि हमारा हम जो सिस्टम डेवलप करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे, तो हमें ये जानना या ये इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या और कौन-कौन से पर मोस्टली कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। तो हमने वो सारे कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था और एज़ अ प्रोग्रामिंग में उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखा था कि किसका किस तरीके से वर्क है। उसके बाद से दोस्तों हमने सेकंड यूनिट में ये देखा कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आते हैं कि ये सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अब अगर हम उनका यूज़ करके किसी भी सिस्टम को डेवलप करना चाहेंगे, तो वो डेवलप सिस्टम हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है? तो अगर हम ये सोचें कि किस तरीके से हम उसको डेवलप करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हमें कुछ विज़ुअलाइज़ेशन करना पड़ता है, जैसा कि हम रियल वर्ल्ड में भी रियल लाइफ़ में भी अगर हमें कोई टास्क परफ़ॉर्म करना होता है, तो हम पहले उसको एक मेंटल लेआउट क्रिएट करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ टू अचीव द गोल। तो ये जो हमारी मेंटल जो हम लोग अपने दिमाग से जो ये एक लेआउट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे भी है, चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत होती है। और जब हम उनका एनालाइज़ेशन कर लेते हैं, देन उसके बाद से फिर हम उसका एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और फिर उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को या कोड को राइट करना शुरू करते हैं। तो जो हमने जब हम सेकंड यूनिट में आए थे, तो हमने देखा था कि हम लोग यूएमएल के बारे में पढ़ रहे थे, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर 2 तरीके के आपके डायग्राम शो हो रहे थे।
एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम। तो अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें दोस्तों, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से पर्टिकुलर कुछ अलग-अलग नंबर ऑफ डायग्राम्स हैं जो कि पर्टिकुलर किसी भी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को क्या मतलब कि या फिर किसी भी सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ठीक है ना? कहाँ पे कौन-सा कंपोनेंट या कौन-सा ऑब्जेक्ट या क्लास रखा जाएगा, ठीक है ना? इसको एनालाइज़ या इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम स्ट्रक्चरल डायग्राम का यूज़ कर रहे थे। एक बार दोस्तों जब हम स्ट्रक्चरल डायग्राम क्रिएट कर ले रहे हैं, देन उसके बाद से हम लोग ये चेक करते थे कि जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा होगा और उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यानी यूएमएल के ही दूसरे टाइप यानी कि बिहेवियरल डायग्राम का यूज़ करते हैं। और बिहेवियरल डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन बिकॉज़ हमें ये देखना होता है कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू नीड जो भी जहाँ पे हमने कंपोनेंट्स को अरेंज किया है या फिर जहाँ पे भी जो भी ऑब्जेक्ट या क्लास हमने रखा हुआ है, तो बिहेवियरल डायग्राम ये शो करता है कि उनकी फंक्शनैलिटी को, ठीक है ना? यानी कि कब कौन-सा ऑब्जेक्ट ट्रिगर हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ट्रिगर होने से कौन-सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर उसके बाद का नेक्स्ट ऑपरेशन कौन-सा परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना ये बिहेवियरल डायग्राम के थ्रू हो पाता है। तो अगर बिहेवियरल डायग्राम के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बिहेवियरल डायग्राम में बहुत सारे डायग्राम हैं दोस्तों, जैसा हम लोग सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं। आपका यूजर केस डायग्राम, सॉरी यूज केस डायग्राम, एक्टिव डायग्राम, टाइम डायग्राम और भी सीक्वेंस डायग्राम, तो बहुत सारे डायग्राम्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं दोस्तों। मैं आपसे बार-बार ये भी कह चुका हूँ कि भाई अपने आप में हर डायग्राम की एक अपनी स्पेशलिटी होती है और ये डायग्राम एक तरीके से एक ही सिस्टम को अलग-अलग तरीके से एनालाइज़ करने का या व्यू प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम उनको अलग-अलग वे से देख सकें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी गलतियाँ हों उसको फाइंड कर सकें और उसको रिमूव कर सकें या फिर अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें थी जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। हमारा जो लास्ट लेक्चर यानी हमने जो थर्ड यूनिट जो हमारी अभी कंटिन्यू चल रही है, तो थर्ड यूनिट में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि किस तरीके से हम डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कोड किस तरीके से हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं। और आपने देखा था कि पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए अगर हमें नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स का यूज़ करना है, तो कौन-सा पर्टिकुलर एल्गोरिथम बेस्ट होगा या फिर हम कैसा एल्गोरिथम लिखें जो कि पर्टिकुलर हमारे सिस्टम के लिए सूटेबल हो, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की है दोस्तों। और लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे पासिंग आर्गुमेंट टू मेथड के बारे में और हमने देखा था कि वैसे पासिंग की बात करें तो मेनली 2 तरीके से आर्गुमेंट को पास किया जाता है। एक आपका पास बाय वैल्यू है और दूसरा आपका पास बाय रेफरेंस है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पास बाय वैल्यू की, तो पास बाय वैल्यू के बारे में क्या है कि सिंपल जब हम किसी वेरिएबल को उसका की वैल्यू को कॉल करते हैं, तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, तो उसको हम पास बाय वैल्यू कहते हैं। और दूसरा होता है पास बाय रेफरेंस, यानी कि अगर हम पर्टिकुलर किसी भी मतलब कि अगर वैल्यू को एज अ आर्गुमेंट पास करना हो, तो वैल्यू को ना पास करके हम पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, यानी एड्रेस के थ्रू हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, तो आपका पास बाय रेफरेंस हो जाता है, ठीक है ना? एक क्या कि डायरेक्ट हमने एक्सेस किया और दूसरा क्या कि हम किसी के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये सी और सी प्लस प्लस में काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन पास बाय रेफरेंस का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सी प्लस प्लस और सी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ होता है और पॉइंटर का यूज़ करके हम पर्टिकुलर किसी भी वेरिएबल को एड्रेस को एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम जावा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जावा में आपका पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज़ ऑफ क्योंकि वहाँ पे आपका ये यूज़ होता है आपका क्या लेकिन जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना? तो जावा में एक्चुअल में
पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ रेफरेंस के थ्रू कॉल नहीं किया जाता है। वहाँ पे चीज़ ये भी परफॉर्म की जाती है जावा के अंदर, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के इंटरफेसेस को पास करते हैं और इंटरफेसेस के थ्रू हम वैल्यू को फेच करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारी जो प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्रामिंग जैसे लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना, तो हर लैंग्वेज का एक अपना ग्रामर होता है, ठीक है ना। और उस पर्टिकुलर ग्रामर का मतलब क्या होता है कि रूल एंड रेगुलेशन टू एक्सप्रेस एनी लैंग्वेज और सेंटेंस, ठीक है ना। तो हर जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो ये हिंदी में भी बोला जा सकता है, उर्दू में भी बोला जा सकता है, इंग्लिश में भी बोला जा सकता है। तो कहने का मेन फंडा क्या है कि ये जो तीनों तरीके से अगर हम बोल रहे हैं तो बोलने का तरीका और सेंटेंस चेंज हो जाता है लेकिन मीनिंग वही रहती है, ठीक है ना। तो ठीक ही कुछ वैसा है यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है कि अगर कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अगर आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट और उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके लिखने का तरीका या सेंटेक्स वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी करती रहती हैं क्योंकि उनके ग्रामर के अकॉर्डिंग वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरी चीज़ें, एक चीज़ और बता दूं मैं दोस्तों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है इसका ग्रामर मोर रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है बिकॉज ऑफ अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग में अगर मेरी मुझसे कुछ गलत भी निकल जाता है तो भी अगला बंदा इतना समझ जाता है कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम वही बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मोर का ग्रामर जो है वो मोर रिस्ट्रिक्टेड होता है बिकॉज ऑफ अगर हम उस सेंटेक्स में एक पॉइंट भी अगर यूज हो रहा है और हमने उसको मिस कर दिया तो कंपाइलर उसको एज अ एरर लेगा, ना कि उसको अंडरस्टैंड करके उसको कंपाइल कर देगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल ग्रामर में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर में ये डिफरेंस है, ठीक है, कि इसमें जो चीज़ें जैसे लिखी हैं उसको उसी तरीके से हमें लिखना पड़ता है। अगर हम उसको उस तरीके से दोस्तों ना लिखें तो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो या फिर हमारा जो भी कंपाइलर है जो उस प्रोग्रामिंग को कंपाइल करेगा या उस कोड को कंपाइल करेगा वो एरर शो कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ द पासिंग द पैरामीटर, तो ये कुछ मैकेनिज्म है जैसे कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रिजल्ट, पास बाय रेफरेंस, पास बाय रिजल्ट और वैल्यू रिजल्ट नेम ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने देखा कि कल हमने देखा था किस तरीके से पास बाय वैल्यू का हम अगर बात करें तो इंट एक्स है और इंट एक्स के अंदर फिर मैंने स्वैप नाम का एक फंक्शन हमने बनाया था और इंट एक्स लिया था और इंट वाई एज अ आर्गुमेंट उसके अंदर डाला हुआ था। उसके बाद से एक तीसरा वेरिएबल लिया था और स्वैप के लिए ये फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें हमने डाली थी कि टाइम इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। और उसके बाद से हमने देखिए स्वैप फंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था प्रोग्राम के अंदर और फिर हमने दूसरा एक वेरिएबल ए और बी लिया था और ए और बी को हमने स्वैप फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास किया था, तो उसके ऊपर यही फंडा अप्लाई हुआ और स्वैप होके हमको नई वैल्यू मिल गई। वही चीज़ दोस्तों हमने पास बाय रेफरेंस के बारे में भी देखा था कि पास बाय रेफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से ये सेम कॉन्सेप्ट वही है स्वैप के प्रोग्राम का, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू पास हो रही है वहाँ पे इंट एंड एक्स और इंट एंड वाई है और एंड एक्स एंड वाई एक्चुअल में शो क्या कर रहे हैं एड्रेस को, ठीक है ना। तो जब हमने इसको यहाँ पे जब ए और बी के पैरामीटर को पास किया तो इसका मतलब क्या है ए और बी की वैल्यू वहाँ पे डायरेक्ट एज अ आर्गुमेंट न जाके ए और बी का क्या जाता है वहाँ पे एड्रेस, और ए और बी का जब एड्रेस जाता है तो एड्रेस के थ्रू हम फिर उसी ए और बी की वैल्यू को फेच कर लेते हैं और उस पे स्वैप फंक्शन का जो कि यहाँ पे हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है उसका यूज करके फिर हम जब हमें जो आउटपुट मिलता है तो वो इस तरीके का कुछ आउटपुट मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस की बात करें तो ये दोनों के दोनों का मकसद तो एक ही है कि आर्गुमेंट को पास करना, लेकिन ये जो आर्गुमेंट जो हमारा ये पास हो रहा है ये आर्गुमेंट जो है ये एक डायरेक्ट पास हो रहा है और एक किसी के रेफरेंस से पास हो रहा है यानी कि एड्रेस के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस करते हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं।
तो अगर हमें उसको देखने की अगर हम देखना चाहते हैं तो हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि तो जैसा कि हमने देखा था अगर हम देखें कि पैरामीटर पासिंग इन जावा, तो देखिए सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ते हैं और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो देखिए जैसा कि ये आपका, अगर हम पहले पैरा की बात करें तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द वैल्यू एंड रेफरेंस, ठीक है ना। यानी कि एक फंडामेंटल, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आर्गुमेंट को या पैरामीटर को पास करने का, कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। इन जावा प्रिमिटिव वेरिएबल्स स्टोर द एक्चुअल वैल्यू, यानी प्रिमिटिव जितने भी वेरिएबल होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करते हैं, वेयर एज नॉन प्रिमिटिव स्टोर द रेफरेंस वेरिएबल विच पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दे आर रिफरिंग टू। यानी कि अगर हम बात करें कि प्रिमिटिव की, तो वो आपका क्या है, एक्चुअल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव की, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो स्टोर कर रहे हैं रेफरेंस, यानी कि एक तरीके से एड्रेस को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। बोथ वैल्यू एंड रेफरेंसेस आर स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी, यानी कि जो भी वैल्यू है चाहे रेफरेंस है वो कहाँ पे, स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा अगला पैरा लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम इस पे ध्यान दें, ठीक है ना, तो जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आर्गुमेंट इन जावा आर ऑलवेज पास बाय वैल्यू, यानी कि जावा के अंदर मोस्टली आर्गुमेंट जो है वो पास बाय वैल्यू के थ्रू ही किए जाते हैं। ड्यूरिंग मेथड इन्वोकेशन a copy of each argument where it's a value or reference is created in stack memory which is the pass to the method। यानी कि एक तरह से देखें कि जितना भी मेथड इन्वोक किया गया है वो क्या कहते हैं, वैल्यू और रेफरेंस के थ्रू है, और वो स्टैक मेमोरी के अंदर उसको स्टोर किया गया है, ठीक है। या फिर क्या, इस क्रिएट इन स्टैक मेमोरी, यानी उनको स्टैक मेमोरी के अंदर क्रिएट किया गया है, और जो कि मेथड के साथ क्या है, आपका पास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी अगर अलग अदर लैंग्वेज की बात करें और अगर हम जावा की बात करें तो और ये आगे और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम अगले सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ प्रिमिटिव्स द वैल्यू इज सिंपली कॉपीड इनसाइड स्टैक मेमोरी विच इज पास्ड टू द काली मेथड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम प्रिमिटिव केस की बात करें तो जो वैल्यू है वो कॉपी हो रही है स्टैक मेमोरी में, ठीक है ना। या देखिए क्या, द वैल्यू इज सिंपली कॉपीड इनसाइड स्टैक मेमोरी विच इज द पास टू द काली मेथड, यानी कि स्टैक मेमोरी में स्टोर किया गया है और जो काली मेथड के थ्रू उसको पास किया जा रहा है, ठीक है ना। इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव अ रेफरेंस इन स्टैक मेमोरी पॉइंट टू द एक्चुअल डाटा, ठीक है ना। यानी कि इन केस ऑफ अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो जो आपका मेमोरी पॉइंट जो एक्चुअल डाटा है वो मतलब जैसा कि लिखा है कि अ रेफरेंस इन स्टैक मेमोरी पॉइंट टू द एक्चुअल डाटा विच रिसाइड इन द हीप मेमोरी, मतलब कि जो एक्चुअल डाटा है वो नॉन प्रिमिटिव की अगर बात करें तो जो रेफरेंस है जो कि स्टैक मेमोरी के थ्रू है, उसको मतलब एक्चुअल डाटा जो है उसको रिसाइड किया गया है हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। व्हेन वी पास एन ऑब्जेक्ट द रेफरेंस इन स्टैक मेमोरी इज कॉपीड, मतलब कि जब हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट तो रेफरेंस उसका जो कि स्टैक मेमोरी में हो वो कॉपी होता है, एंड द न्यू रेफरेंस इज पास टू द मेथड, और जो नया रेफरेंस है वो मेथड में पास किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जावा में जो है वो थोड़ा सा तरीका चेंज हो रहा है पैरामीटर को या फिर कहें कि आर्गुमेंट को पास करने में, जो भी थोड़ा सा चीजें हैं वो थोड़ी सी बदल गई हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक अलग लैंग्वेज है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अलग है तो इसका ग्रामर अलग है, तो कुछ डिफरेंसेस होंगे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से अगर हम बात करें दोस्तों पासिंग प्रिमिटिव टाइप्स, तो पासिंग प्रिमिटिव टाइप्स की अगर बात करें तो देखिए जैसा कि यहाँ पे
हमारे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फीचर्स 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है ना, मतलब कि 8 तरीके के प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रिमिटिव वेरिएबल्स आर डायरेक्टली स्टोर इन स्टैक मेमोरी, यानी कि जितने भी प्रिमिटिव वेरिएबल है वो डायरेक्टली जो है वो आपका स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। व्हेनेवर एनी वेरिएबल ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट। तो क्या होता है कि जो भी वेरिएबल प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो वो एज अ आर्गुमेंट जो है वो उसको पास किया जाता है। द एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड टू फॉर्मल आर्गुमेंट, और जो एक्चुअल कहते हैं कि पैरामीटर होता है वो फॉर्मल आर्गुमेंट के रूप में कॉपीड किया जाता है। एंड दीज फॉर्मल आर्गुमेंट्स एक्यूमुलेट देयर ओन स्पेस इन स्टैक मेमोरी, और जितने भी ये एक्यूमुलेटेड फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं इन ये सब स्टैक मेमोरी में इनका एक अपना स्पेस होता है, ठीक है। अ, अगला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है अगर आप उसको देखने की कोशिश करें इस पैराग्राफ की, तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द लाइफ स्पेन ऑफ दिस फॉर्मल पैरामीटर लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द मेथड इज रनिंग, यानी अगर फॉर्मल पैरामीटर के लाइफ स्पेन की बात करें तो वो तभी तक चलता है जब तक कि आपका मेथड जो है वो रन करता रहता है। एंड अपॉन रिटर्निंग दीज फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर क्लियर्ड अवे फ्रॉम द स्टैक, और जो फॉर्मल आर्गुमेंट उसके बाद से क्या है कि वो अपना क्लियर हो जाते हैं, हट जाते हैं। एंड आर डिस्कार्ड, या फिर उसको हटा दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि जब तक अगर उसके लाइफ स्पेन की बात करें तो जब तक मेथड रन कर रहा है तब तक ही उनका है, और उसके बाद से जब वो काम उनका खत्म हो जाता है तो वो वहां स्टैक से हटा दिए जाते हैं, ठीक है ना, या उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है स्टैक से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जैसा कि देखिए एक एग्जाम्पल भी दोस्तों दिया गया है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो आइए नीचे चलते हैं, एक सेकेंड। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा प्रिमिटिव टेस्ट यूनिट पब्लिक क्लास बनाई गई है प्रिमिटिव यूनिट टेस्ट। उसके बाद से पब्लिक वाइड में क्या किया गया है, व्हेन मॉडिफाइंग प्रिमिटिव्स अंडरस्कोर द ओरिजिनल वैल्यूज नॉट मॉडिफाइड, यानी कि अगर प्रिमिटिव को मॉडिफाई कर रहे हैं तो किस तरीके से ओरिजिनल वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर रही है। तो अगर हम उसको देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है इंट एक्स इज इक्वल टू 1 और इंट वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इंट एक्स की बात करें और इंट वाई की बात करें तो एक्स और वाई एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप को, इंट जो है उसका टाइप बता रहा है कि वो किस टाइप के वैल्यू को होल्ड कर सकता है या एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जैसा कि लिखा है कि बिफोर मॉडिफाइंग मॉडिफिकेशन assert इक्वल्स एक्स कॉमा वाई और assert इक्वल्स वाई कॉमा 2, और उसके बाद से हमने एक मॉडिफाई मेथड का यूज किया है जिसके अंदर एक्स और वाई के पैरामीटर को पास किया है, ठीक है ना। आफ्टर मॉडिफिकेशन अगर हम बात करें तो चीजें चूंकि वही हैं, कुछ चेंज नहीं है, तो असर्शन इक्वेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स कॉमा 1 और असर्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वाई कॉमा 2, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए ना मॉडिफिकेशन के पहले और मॉडिफिकेशन के बाद दोनों में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब एक पब्लिक स्टैटिक वाइड मॉडिफाई इंट x1 और इंट y1 लेते हैं, जहाँ पे x1 की वैल्यू हम 5 और y1 की वैल्यू हम 10 लेते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम कुछ कंसीडर करें दोस्तों तो देखिए जैसा कि समझ में आया होगा आपको ना कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक मॉडिफाई के पहले x,1 और y,2 है, और मॉडिफाई हमने एक फंक्शन लगाया, और आफ्टर मॉडिफिकेशन भी क्या हुआ कि हमने वही चीज है x,1 और x,y, लेकिन जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यानी कि मॉडिफाई के अंदर इंट x1 और इंट y1, और वहां पे हमने इंट x1 इज इक्वल टू 5 और y1 इज इक्वल टू 10 रखा हुआ है, तो जो चीजें समझ में आ रही हैं जैसा कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द assertion in the above programming by analyzing how the values are stored in memory, यानी कि अगर हम assertion को देखें कि किस तरीके से वैल्यूज जो है वो मेमोरी में स्टोर्ड होती हैं, तो देखिए आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है, आपका पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द वेरिएबल्स x एंड y इन द मेन मेथड आर प्रिमिटिव टाइप्स, यानी कि अगर वेरिएबल जो x और y है
वो मेन मेथड आर प्रिमिटिव टाइप्स यानी प्रिमिटिव टाइप्स का है एंड देयर वैल्यू आर डायरेक्टली स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी। तो चूंकि वो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो प्रिमिटिव टाइप है, तो डायरेक्टली जो है वो स्टैक मेमोरी में आपका स्टोर हो जा रही है। फिर अगर हम दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है व्हेन वी कॉल मेथड मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट exact copy of each of these variable is created and stored at the different location in the stack memory। लेकिन जैसे ही हम मॉडिफाई मेथड को कॉल करते हैं तो जितने भी ये वेरिएबल होते हैं वो अलग स्टैक मेमोरी में अलग लोकेशन पे क्रिएट होंगे और वहां पे उनकी वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये लिखा भी साफ साफ समझ में भी आ रहा होगा आपको कि व्हेन वी कॉल मेथड मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट कॉपी फॉर ईच ऑफ दिस वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड एट अ डिफरेंट लेवल। मतलब एक नया स्टैक क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर एक स्टोर किया जा रहा है डिफरेंट लोकेशन पे, किसके अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट दोस्तों अगर हम देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है एनी मॉडिफिकेशन टू दीज कॉपीज अफेक्ट्स ओनली देम एंड लीव्स द ओरिजिनल वेरिएबल अनअल्टर्ड। ठीक है ना, यानी कि जो मॉडिफिकेशन है अफेक्ट किसको करता है, उसी को, मॉडिफाई वाले को, एंड जो ओरिजिनल होता है वो वेरिएबल अल्टर्ड अनअल्टर्ड यानी कि चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर हम इस चीज को अगर दोस्तों अगर हमें देखना हो तो अगर हम यहाँ पे ये अगर हम इस फिगर को समझने की कोशिश करें तो जैसे पहले क्या है, इनिशियल स्टैक की बात करें तो इनिशियल स्टैक में जैसे क्या था, x इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। उसके बाद से स्टैक स्पेस व्हेन मॉडिफाई मेथड कॉल, तो मेथड कॉल में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू 1 और y1 इज इक्वल टू 2। मतलब क्या है कि चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, लेकिन जो नया जो मॉडिफाई है वो वैल्यू कहाँ हो गई, वो उसकी लोकेशन चेंज हो गई, वो एक एज अ स्टैक के अंदर एक नई लोकेशन में चली गई और वहां पे वो जाके स्टोर हो गई। ठीक है ना, लेकिन वैल्यू और जो पुरानी वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको दिख रही है तो उसके बाद से जो दोस्तों देखो दोस्तों, जो ये हमारा तीसरा लिखा हुआ है कि स्टैक स्पेस आफ्टर मॉडिफाई मेथड कॉल, तो जब मॉडिफाई के बाद जो मेथड कॉल हो रहा है तो उसमें फिर स्टैक में कौन कौन सी वैल्यू पुट हो रही है आपकी, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 x1 इज इक्वल टू 5 एंड y1 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो जो नई वैल्यू आप यहां देखें इस चीज को, तो ये जो नई वैल्यू जो भी हमने मॉडिफाई की, तो जो नया मॉडिफाई के बाद जो वेरिएबल को जो स्टैक में स्पेस दिया गया है वो वहां पे जाके स्टोर हो गई, लेकिन जो हमारा पुराना वैल्यू है, ठीक है ना, वो एज इट इज स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है यानी कि स्टोर है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में चूंकि कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंज है, या फिर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टैक में किस तरीके से बच्चों स्टैक मेमोरी के अंदर जो है ये जो भी वेरिएबल है उसका डाटा किस तरीके से स्टोर्ड हो रहा है। और इसका जो मेन मोटो है या मेन मकसद है कहने का वो यही है कि जो भी पर्टिकुलर जो पुराना जो वेरिएबल है, जो प्रिमिटिव टाइप्स है, प्रिमिटिव डाटा है वो या प्रिमिटिव वेरिएबल है वो डायरेक्टली स्टैक में स्टोर हो जा रहा है, और जो प्रिमिटिव सॉरी जो प्रिमिटिव डाटा है वो डायरेक्टली स्टैक में स्टोर हो जा रहा है, लेकिन जो प्रिमिटिव डाटा नहीं है यानी कि नॉन प्रिमिटिव डाटा है वो जो है वो भी स्टैक में ही वो भी स्टैक में ही स्टोर हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें कि जब भी वो थोड़ा सा मतलब कि जब हम उसमें वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो जो नया वेरिएबल जो स्टैक में स्टोर हुआ है वो मॉडिफाई होता है, लेकिन जो पुराना वाला जो प्रिमिटिव वेरिएबल है उसकी वैल्यू में कोई चेंज दोस्तों नहीं होता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन चूंकि अलग कॉन्सेप्ट है तो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, और जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग या कोड को लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा मेथड है वो अपना चलता रहता है। ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग मेथड चलने का मतलब क्या है कि हम ये मतलब कि आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू कि किस तरीके से स्टैक में जो वेरिएबल है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहते हैं कि अगर हम ये सारी चीजें
अगर हम देखते हैं तो ये हमें समझ में आता है कि जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप या फिर क्या है, या फिर स्टैक में किस तरीके से उसको दोस्तों रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।